दिख रही है मेरी स्क्रीन? अभी नहीं। अभी नहीं दिख रही? एक मिनट रुको नहीं फिर। मुझे तो। शायद शेयर नहीं हुई है अभी। सॉरी। अभी शेयर। ठीक है। तो हमने अभी ये जैसे डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमने इम्प्लीमेंट किया है अभी। ठीक है, एक हमने डीसी बनाया, उस पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज डाला। फिर एक विंडोज 10 बनाया था, उसको डोमेन ज्वाइन कराया। ठीक है। एक एससीएम सर्वर बनाया, वो भी डोमेन ज्वाइन कराया है। अभी क्या है कि एससीएम ने जो डिस्कवर किया है मशीन, वो यहाँ से किया है ना, डोमेन कंट्रोलर से। एक्टिव डायरेक्टरी में से इसने ये मशीन डिस्कवर करके एससीएम कंसोल पे विजिबल है। राइट। लेकिन अभी एससीएम का और ये जो हमारा विंडोज 10 क्लाइंट है, इसका कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। इसने सिर्फ यहाँ से इसका इंफॉर्मेशन तो उठा लिया है यहाँ पे विजिबल होने के लिए, लेकिन अभी ये विंडोज 10 मशीन मैनेज्ड नहीं है इससे। ठीक है, हम अभी नहीं कह सकते कि दिस मशीन इज मैनेज्ड बाय एससीएम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें वी विल इंस्टॉल विंडोज, इसका एससीएम क्लाइंट ऑन विंडोज 10 मशीन। ठीक है। अब इसके कुछ प्रीरेक्स हैं, क्लाइंट पुश मेथड्स हैं, और ये कुछ प्रीरेक्स हैं। ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस हमें करने पड़ेंगे, उसके बाद हम जाके कर सकते हैं। तो पहले मैं इसमें ये एक इसका प्रीरेक है बाउंड्री और बाउंड्री ग्रुप, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद क्लाइंट पुश मेथड्स हम ये डिस्कस कर लेंगे आज थोड़े बहुत। ये वैसे सारे मेथड्स यही होते हैं, तो पहले मैं ये बता देता हूँ बाउंड्री और बाउंड्री ग्रुप्स का क्या काम होता है। इसमें अगर शॉर्ट में नोट करना चाहते हो, तो बाउंड्री क्या है, एक नेटवर्क लोकेशन है डिवाइसेस का। ठीक है, अ बाउंड्री इज अ नेटवर्क लोकेशन ऑन द इंटरनेट दैट कैन कंटेन वन और मोर डिवाइसेस, ऐसे करके लिख सकते हो या नोट कर सकते हो। वैसे तुम्हें मिल जाएगी ऑनलाइन भी डेफिनेशन, अ बाउंड्री इज अ नेटवर्क लोकेशन। ठीक है। बाउंड्री सिर्फ एक नेटवर्क लोकेशन डिफाइन करती है। और बाउंड्री ग्रुप क्या होता है, जब हम डिफरेंट बाउंड्रीज बनाते हैं तो उनको बाउंड्री ग्रुप में ऐड करते हैं फिर। ठीक है। बाउंड्री तो हो गया नेटवर्क लोकेशन, और बाउंड्रीज का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बाउंड्री ग्रुप। अब बाउंड्री ग्रुप का क्या काम है, बाउंड्री अगर हम बनाते हैं तो बाउंड्री ग्रुप में ऐड करे बिना उसका कुछ काम नहीं है। ठीक है। बाउंड्रीज बनाने के बाद बाउंड्री ग्रुप में उसको ऐड करना ही पड़ता है। किसी ने ज्वाइन किया है क्या? मेरा ही कनेक्शन गड़बड़ हुआ था भैया। अच्छा। तो बाउंड्री ग्रुप का काम होता है साइट असाइनमेंट। ठीक है। और जो हमारी क्लाइंट मशीन्स हैं उनकी कंटेंट लोकेशन देना। ठीक है। दे कैन प्रोवाइड क्लाइंट्स विद अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल साइट सिस्टम्स, क्योंकि हम बाउंड्री ग्रुप्स में साइट सिस्टम्स ऐड करते हैं। अभी मैं कंसोल पे दिखाता हूँ एक बार मैं क्या कह रहा हूँ। चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ।
तो बाउंड्री ग्रुप्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, हायरार्की, कॉन्फ़िगरेशन हमने ये किया था, डिस्कवरी मेथड्स, ठीक है। बाउंड्रीज ये होती है और यहाँ पे होता है बाउंड्री ग्रुप्स का टैब। हायरार्की कॉन्फ़िगरेशन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो बाउंड्रीज की दे रहा है ये इन्फॉर्मेशन। डिस्क्रिप्शन, कॉन्फ़िगर द बाउंड्रीज दैट आइडेंटिफाई नेटवर्क लोकेशन इन योर हायरार्की, ठीक है। तो बाउंड्रीज क्या है, नेटवर्क लोकेशन। और बाउंड्री ग्रुप कंट्रोल हाउ क्लाइंट्स लोकेट कंटेंट सर्वर्स एंड मैनेजमेंट पॉइंट एंड डिटरमाइन देयर साइट असाइनमेंट, ठीक है। तो बाउंड्री का क्या काम है, कंटेंट हेल्प client machine locate content servers, right, and management point and determine their site। तो एक के बाद एक देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे अपनी लैब के हिसाब से कुछ बाउंड्रीज ये बनाई हुई है। एक डिफ़ॉल्ट होती है जो अपने आप भी बन जाती है और ये मैंने आईपी से बना रखी है, ठीक है। अब मैं करता हूँ क्रिएट बाउंड्री। अब यहाँ पे टाइप्स हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज होती हैं, 1 2 3 4 5, 5 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक होती है आईपी सबनेट। आईपी सबनेट मतलब जैसे मेरा एक सबनेट की मशीन्स हो गई ये वाली, जो मेरा एक मतलब छोटा ऑफिस है मेरा, वहाँ पे ये मैं प्राइवेट आईपी है 192.168.100.1, इस रेंज की मशीन्स मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये मेरी एक हो गई, दूसरा ऑफिस है। मैंने इसकी एक अलग बाउंड्री बना दी कि ये मेरा एक दूसरा ऑफिस है, यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज हो गई। अब सेम सिटी में मेरा एक, मान लो इसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक दूसरा ऑफिस है। पहला मान लो कि नोएडा ऑफिस है, दूसरा इसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे दिल्ली, दिल्ली ऑफिस, दिल्ली ब्रांच, कुछ भी डिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है वैसे, देना है दे सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरा आईपी रेंज से, ये आईपी रेंज से है। अब मैं बना रहा हूँ आईपी सबनेट से, ठीक है। तो सबनेट यहाँ पे ये पूछ रहा है नेटवर्क, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 10.0.0.1। सबनेट मास्क मुझे इसका डालना पड़ेगा कैलकुलेट करके, इस आईपी रेंज के हिसाब से सबनेट मास्क और सबनेट आईडी। एंटर अ वैलिड आईपी एड्रेस, सबनेट आईडी आर नॉट सेव्ड। सबनेट आईडी में क्या आता है? सबनेट आईडी में वैलिड एड्रेस, इसमें तो शायद 255.0.0.0 डाल देता है फिलहाल। अच्छा, सबनेट आईडी इसने अपने आप बना लिया है यही। अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क में 10, आईडी फिर भी यही है, ठीक है। अब मेरा सबनेट कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर मैं यहाँ पे जब मेरा सबनेट है 29 है या 30 है, यहाँ पे 30.1 से है मेरी आईपीज, ठीक है। ये एक दूसरा सबनेट हो गया, 30.1 एक दूसरा सबनेट में चलेगी मशीन्स। जो एंड की आईपी होती है वो सबनेट नहीं डिसाइड करती, ये तो एक ही सबनेट में रहती है। जो अगर सबनेट चेंज होता है तो वो इससे होता है। 30 हो गया, ठीक है, ये 30 पे हो गया आईपी सबनेट, ये है इसका। अब मैं अगर दूसरा बनाऊंगा क्रिएट बाउंड्री, इसका मैं दे देता हूँ, मान लो दिल्ली का ही दे देता हूँ। एक और है दिल्ली 2 करके, सबनेट डिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसका मैं दे देता हूँ 10.0.030.1। सबनेट मास्क इसका 255.0.0.0, इसका भी आईडी अपने आप इसने बना लिया। लेकिन ये सबनेट दूसरा हो गया, इसमें क्या है 30.1 है, ठीक है। एंड द स्पेसिफाइड बाउंड्री ऑलरेडी एग्जिस्ट,
सबनेट आईडी से कह रहा है। अच्छा एक इस, क्योंकि सबनेट आईडी इसकी सेम है। चेंज कर सकता हूँ क्या मैं इसको? 20 कर दूँ इसको क्या? हाँ, इसकी आईडी सेम थी, सबनेट आईडी। तो ये एक अलग सबनेट हो गया, ये 20 से हो गया, ये 10 से हो गया, लेकिन है दोनों आईपी सबनेट ही। ठीक है, तो इस तरह से आईपी सबनेट से भी बनती है। दूसरा बनाता हूँ एक और एग्जाम्पल। आईपी सबनेट के बाद है एक्टिव डायरेक्टरी साइट। ठीक है, अब मेरी एक्टिव डायरेक्टरी साइट क्या है? corp.dc.com। ठीक है, तो ये एक और तरीका है बनाने का। जो भी इस एक्टिव डायरेक्टरी साइट में मशीन होगी ना, वो इस बाउंड्री में अपने आप इस नेटवर्क लोकेशन, क्या बाउंड्री, क्या नेटवर्क लोकेशन ही है। तो जो भी मेरी इस डीसी को मशीन रिपोर्ट कर रही होगी ना इसको, तो वो एक एडी साइट में है। तो टाइम क्यों ले रहा है? अगर मेरा एक और डीसी है, मान लो मेरे पास दो डोमेन कंट्रोलर हैं, तो वो मेरा एक अलग, लेकिन यहाँ पे एक ही बना हुआ है, डिफॉल्ट वाली बनी है जो बनी है, तो ये यही पिक कर रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी नेम डिफॉल्ट वाली है यहाँ पे, क्योंकि मेरा एक ही है यहाँ पे, ये ऑलरेडी बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन इसका corp.dc.com एक्टिव डायरेक्टरी साइट से ऑलरेडी मेरी बनी हुई है, क्योंकि मेरे पास एक ही एक्टिव डायरेक्टरी साइट है ना, और है नहीं, इसीलिए इसने ऑलरेडी बना रखी है एक डिफॉल्ट के नाम से। तुम्हारे में शायद बनी हुई होगी ऐसे एक और एक्टिव डायरेक्टरी साइट के नाम से। एक और टाइप की बाउंड्रीज दिखाता हूँ। IPv6 बहुत कम होती है, मैंने ज़्यादा देखी नहीं IPv6, क्योंकि हम ज़्यादातर इंटरनली IPv4 एड्रेस यूज़ करते हैं, IPv6 होता नहीं, तो कोई मशीन इस रेंज में आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इसमें फिर वही है, IPv6 भी करें तो प्रीफिक्स देना पड़ेगा, और इसमें पता नहीं कुछ होता होगा IPv6 का, मुझे भी आइडिया कम है इसका। आईपी एड्रेस रेंज, आईपी एड्रेस रेंज जैसे हो गई, कोई पर्टिकुलर रेंज की आईपीज देनी है, जैसे प्राइवेट आईपी है 172.0.0.1, और एक रेंज हो गई इसकी 172.0.0.100 या 500 मान लो। अच्छा हाँ, इसमें तो मैक्सिमम लिमिट 255 होती है ना, तो यहाँ पे सब 255 से ज़्यादा नहीं लेगा ये वैल्यू। ठीक है, तो 1 से लेके 255 तक इतनी आईपीज इस रेंज में मेरी आ सकती है। अगर कोई भी मशीन इस रेंज की आईपी में होगी ना, जैसे 172.0.0.2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके 255 तक जो भी मशीन होगी, तो वो इस रेंज में आएगी। आईपी एड्रेस रेंज से बना हुआ है ये। ठीक है, तो हम अपनी मशीन्स के अकॉर्डिंग एक बाउंड्री ऐसी बना सकते हैं जो इस रेंज में मशीन अपने आप आए। एक और बचा होगा इसमें, एक होती है वीपीएन के नाम से। वीपीएन में क्या होता है, जैसे कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में एक वीपीएन होता है जिससे हम वीपीएन से कनेक्ट करते हैं। वीपीएन की आईपी एक अलग होती है। वीपीएन क्या होता है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, मतलब मैं घर से जैसे अगर वीपीएन कनेक्ट करूँ तो मैं ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाऊंगा। टनलिंग नेटवर्क कहते हैं उसको, एक नेटवर्क का एक टनल बन जाता है, और मैं घर से ही अपने ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता हूँ, उसको वीपीएन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कनेक्शन नेम, कनेक्शन डिस्क्रिप्शन, ये सब देना पड़ता है, और फिर एक वो बन जाती है, एक बाउंड्री बन जाएगी, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जब भी कोई मशीन होगी उसको वीपीएन की आईपी मिलेगी, तो वो इस बाउंड्री में अपने आप रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब ये बाउंड्रीज मैंने बनाई है, सिर्फ इसमें जो मेरा एक है, यहाँ पे देख रहे हो ग्रुप काउंट सिर्फ एक ही है, ग्रुप काउंट बाकी सब जीरो है, इसमें वन है।
मतलब ये सिर्फ मेरी यही बाउंड्री बाउंड्री ग्रुप्स में एडेड है, बाकी मैंने अभी किसी को ऐड नहीं किया। ठीक है, बाउंड्री ग्रुप्स में देखते हैं। एक डिफ़ॉल्ट है मेरा, एक मेरी बाउंड्री बनी हुई है, बाउंड्री ग्रुप बना हुआ है आईपी एट रेंज बाउंड्री। मतलब मैंने इसका नाम दिया है कि ये जो मेरा ग्रुप है, ये मेरी जो ये है आईपी रेंज से जो बाउंड्रीज बनी हुई है उनका ग्रुप है। मैं इसमें और भी एक ऐड कर सकता हूँ, जैसे प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मेरी सिर्फ अभी जो ये है, देखो मैंने जो बनाई थी ना बाउंड्री 192.168.100.150, सिर्फ ये वाली एडिड है क्योंकि ये मेरी क्लाइंट मशीन की आईपी के साथ मैच होती है ये वाली रेंज। सिर्फ ये वाली एडिड है अभी बाउंड्री ग्रुप में। मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ इसमें। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सेम में ही ऐड कर सकते हैं, न्यू भी बना सकते हैं। वैसे आईपी रेंज की एक अगर बाउंड्री ग्रुप बना रहे हैं तो एक ही में ऐड करना ठीक है। तो यहाँ पे ऐड में जाएंगे तो ये मुझे सारी दिखा देगा, जो भी मेरी बाउंड्रीज मैंने यहाँ बनाई है ना वो सारी यहाँ पे होंगी रिफ्लेक्ट। तो मैं सिर्फ अभी क्या कर रहा हूँ, आईपी रेंज वाली बाउंड्रीज का एक ग्रुप बना रहा हूँ। तो मैंने ये मेरी आईपी रेंज में है, बाकी ये मेरी सबनेट से थी और ये मेरी एडी साइट है की बाउंड्री है। तो मैं ये वाली ऐड करूँगा सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, ये आईपी रेंज की, ये आईपी रेंज की है, और अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये हो गई इसकी, यहाँ पे ऐड हो गई। रेफरेंसेस में अब देखो, बाउंड्रीज के यहाँ पे मैंने दो काम बताए थे, है ना। बाउंड्रीज का क्या काम होता है, साइट असाइनमेंट ऊपर वाला। तो यहाँ से मेरी साइट असाइन हो जाएगी। अब मान लो मेरा एक और प्राइमरी साइट है अगर, ठीक है, मेरी एक और साइट है अलग, तो उसका नाम भी यहाँ पे आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि अगर इस बाउंड्री की जो बाउंड्री ग्रुप की जो मशीन्स हैं, जो ये मशीन्स हैं ये सारी, इनको कौन सी साइट असाइन हो। तो अभी क्या है, मेरे पास एक ही प्राइमरी साइट है, लेकिन मेरे पास अगर दो या तीन हो तो यहाँ पे सबके नाम आएंगे, तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जब हम उस पर क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे तो वो ये बाउंड्री में लाया करेगी मशीन, उसकी आईपी इस बाउंड्री रेंज में होगी। तो उसको जो यहाँ पे साइट असाइंड होगी, साइट यहाँ पे सेलेक्ट होगी, वही असाइन होगी। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना, सेट द साइट दैट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर रिसोर्सेज आर असाइंड ड्यूरिंग डिस्कवरी। This also set the site that perform the client push installation. When a secondary site is selected, the secondary site perform client push installation, but client always assigned to secondary sites parent site primary site, वो secondary site का लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम साइट्स असाइन कर सकते हैं, और नीचे एक दूसरा कॉलम है, यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल मैनेजमेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट और सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट्स हैं। तो जो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा ना, और मेरी मशीन इस रेंज की आईपीज में लाई कर रही है, तो जो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा, मान लो मेरे पास 10 अलग अलग या दो तीन मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, तो मैं जो यहाँ पे मेंशन करूंगा ना, ये मशीन उसी से ही कांटेक्ट करेगी। जो भी यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, मशीन उसी से ही अपना मैनेजमेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट वही कांटेक्ट करेगी जो यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, ये हो गया। इसको कर देता हूँ ओके, ये कोई रेंज अभी है नहीं। अभी देखो यहाँ पे ये भी ऐड होगी, यहाँ पे भी वन आ गया होगा। सिर्फ मेरी अभी क्या है, बाउंड्रीज दो बनी हुई हैं, यहाँ पे भी वन आ गया काउंट। अभी मैं एक सबनेट से बना सकता हूँ कि मेरी एक सबनेट की बाउंड्री अलग, क्रिएट बाउंड्री। ये मेरी सबनेट सबनेट की बाउंड्रीज हैं। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, मेरी सबनेट से मैंने दो बनाई थी, ये दिल्ली 1, दिल्ली और दिल्ली 2, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और रेफरेंसेस में यहाँ पे साइट मेरी एक ही है, तो यही साइट असाइन होगी। अगर मल्टीपल होती तो यहाँ पे मल्टीपल हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है यू कैन स्पेसिफाई मैनेजमेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। यहाँ पे भी मेरा मैनेजमेंट पॉइंट एक ही है, यही मेरा एक मैनेजमेंट पॉइंट है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। देखूंगा एक और सर्वर बना दूंगा लोकल दिखाने के लिए बस। तो ये वाला हम सेलेक्ट, यही वाला सेलेक्ट करेंगे।
ये जो सबनेट, इस सबनेट में जो भी मशीन्स होंगी वो देखेंगे कि मैं कौन सा एमपी या डीपी यूज कर सकते हैं, तो फिर वो यही यूज करेंगी सारी मशीन्स जो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा। इसकी एक सेटिंग भी होती है हायरार्की में साइट्स में जाके, वो अगर हम ऑप्शंस चेक कर देते हैं ना तो फिर वो वही मशीन्स पिक करता है। तो उसके लिए ये ऑप्शन चेक होना चाहिए। ये रहा, क्लाइंट प्रेफर टू यूज मैनेजमेंट पॉइंट्स स्पेसिफाइड इन बाउंड्री ग्रुप। अगर ये ऑप्शन चेक नहीं है तो नहीं होगा ये। तो इस फीचर को यूज करने के लिए ये वाला ऑप्शन चेक करना पड़ता है, क्लाइंट प्रेफर टू यूज मैनेजमेंट पॉइंट्स स्पेसिफाइड इन बाउंड्री ग्रुप्स। तो जो उनके बाउंड्री ग्रुप में स्पेसिफाई होगा वो वही यूज करती है मशीन्स। तो ये मैंने किया हुआ था ऑप्शन चेक। आया कुछ समझ में? हेलो। हेलो। हाँ, प्रियंका और मोहित, आया कुछ समझ में? आया तो अब करके मैं खुद से देखूंगी तब मुझे पता चले। करके तो जी ठीक। भैया, बस बीच में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, बीच बीच में जा रहा है थोड़ा। तुम देखो यार कुछ नेटवर्क का, क्योंकि फिर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना ऐसे। एक बार बस वीडियो देखूंगा तो थोड़ा और क्लैरिटी। तो टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज ये पूछते हैं इंटरव्यूज वगैरह में, ठीक है? इसको याद रखना है कि टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज कितनी होती हैं। आईपी सबनेट, एक्टिव डायरेक्टरी साइट, IPv6, आईपी रेंज और वीपीएन। ठीक है, ये सारी एक एक बाउंड्री बना के देखना अपनी लैब में। यहाँ पे जैसे मैंने बनाई है आईपी सबनेट, आईपी रेंज, एक्टिव डायरेक्टरी साइट, ये बनी हुई होगी पहले से। तो ज़्यादातर जो मैंने देखा है ज़्यादातर आईपी सबनेट से बनी होती हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है एक्टिव डायरेक्टरी साइट। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एक बार एक मशीन एक्टिव डायरेक्टरी में जॉइन होती है तो उसको एक एक्टिव डायरेक्टरी साइट असाइन हो जाती है। ठीक है, अब मान लो कि वो जो है, वो जो एम्प्लॉई है वो इन दोनों साइट्स में विजिट करता है। वो दिल्ली वाली साइट पे भी जाता है जिसकी एक अलग बाउंड्री है, जिसकी एक अलग नेटवर्क है 10 डॉट से, और वो दिल्ली 2 वाले ऑफिस में भी जाता है जहाँ पे 20 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसकी आईपीस चेंज होगी। अगर वो इस नेटवर्क से कनेक्ट करेगा तो उसको 10 से मिलेगी, इसको कनेक्ट करेगा तो 20 से मिलेगी, लेकिन उसका एक जो डोमेन, जिस जो डोमेन से वो जॉइंड है वो सेम ही रहेगा, एक्टिव डायरेक्टरी साइट ही रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है इससे, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी साइट से बनानी बाउंड्रीज, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है आईपी सबनेट के हिसाब से बनाते हैं। आईपी रेंजेस में भी होती है, एक्टिव डायरेक्टरी साइट से कम होती है। ठीक है, तो इसका संदीप, तो एक्टिव डायरेक्टरी से जब हम करते हैं तो उसके लिए फिर हम डीएचसीपी करते हैं आईपी रेंज के लिए। एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स में डीसी का, डीएचसीपी का क्या काम है? आईपी रेंज अगर हमें देनी है। आईपी रेंज तो डीएचसीपी वो तो अलग। जैसे मान लो ये कोई ब्रांच है दिल्ली की, उनका एक हम्म। डीएचसीपी होगा। जैसे ही मशीन उस नेटवर्क से कनेक्ट करेगी, उसका हम्म। जो भी डीएचसीपी होगा वहां से पूल से उसको अपने आप आईपी मिल जाएगी। जैसे तो इसमें बाउंड्रीज का मेन वर्क क्या है, ये मेरे को थोड़ा सा एक बार। बाउंड्रीज का मेन वर्क ये है, हाँ। बाउंड्री तो सिर्फ एक नेटवर्क लोकेशन बताती है मशीन की। ठीक अच्छा। है, अब ये डिफरेंट टाइप्स है ना, आईपी सबनेट, आईपी एड्रेस हाँ। रेंज, आईपी सबनेट और ये एक्टिव डायरेक्टरी साइट। अब आईपी सबनेट क्या है? नेटवर्क का एक लोकेशन है ना। अब मान लो हाँ। कोई मशीन है, जैसे मेरी ये मशीन है, मैं दिखाता हूँ अपनी मशीन पे हम्म। कनेक्ट करके। अब मान लो ये कोई मशीन है, मुझे इसमें कुछ ट्रबल शूट कर रहा हूँ मैं, और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है मशीन में, या मेरे पास कोई टिकट आया है कि भाई ऐसे ऐसे एक मशीन है और इसको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। क्योंकि अगर बाउंड्री बाउंड्री ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो मशीन को उसके मैनेजमेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं। या फिर मिल भी रहे हैं तो कोई और से मिल रहे हैं इसको, मतलब ये किसी और बाउंड्री, ये किसी और मैनेजमेंट पॉइंट पे जा रही है जहां इस मशीन को नहीं जाना चाहिए।
ये मान लो मशीन है यूरोप की, और ये कनेक्ट कर रही है मैनेजमेंट पॉइंट चाइना का या रशिया का, है ना। एक दो मशीन में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार क्या होता है, मान लो तुम्हारा एक चाइना में छोटा ऑफिस है जिसकी बैंडविड्थ इतनी नहीं है। अब तुम्हारा जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट था वो डाउन हो गया, और सारी मशीन सब चाइना वाले पे जा रही है जिसकी बैंडविड्थ इतनी नहीं है, तो वो भी डाउन हो जाएगा, है ना। इसी वजह से उनको रोकने के लिए यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं बाउंड्रीज में, जैसे ये वाली जो बाउंड्री आईपी एड्रेस या सबनेट वाली है, इसमें यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज में मेंशन कर देते हैं कि ये जो बाउंड्रीज है, जैसे ये, इसको, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, सबनेट बाउंड्रीज दिल्ली मशीन्स। ठीक है, ये दिल्ली मशीन्स हो गई, ये मेरी आईपी रेंज के हिसाब से हो गई, और ये है मेरी दूसरी सिटी की है, ये है नोएडा की मशीन्स हैं। ठीक है, ये मेरी बनी हुई है, ये दिल्ली मशीन्स है, दो रेंज इसकी है, आईपी इसकी, आईपी सबनेट यहाँ, आईपी रेंज यहाँ पे यूज़ हो रहा है, सबनेट बाउंड्री यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब मुझे मशीन में कुछ प्रॉब्लम, किसी में प्रॉब्लम दिखती है, मुझे पता चलता है मशीन का, आरडीपी वगैरह लेता हूँ मैं उसका, फिर मैं उसकी आईपी देखता हूँ सबसे पहले क्या है ये। अब मुझे देखना है ये कौन से सबनेट में हो सकती है मशीन, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, आईपी देखूँगा इसका, आईपी कॉन्फ़िग, यहाँ पे मैंने देखा, अच्छा इसको ये 192.168.100.190 वाली आईपीस को मिली हुई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। जी। ठीक है, तो इसको ये मिली आईपी, इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, ये दिल्ली की मशीन होते हुए नोएडा वाले मैनेजमेंट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट जा रही है, जिसकी लो बैंडविड्थ है, वो इतना नहीं दे सकता, और ये बहुत हैवी कंटेंट कुछ डाउनलोड कर रही है, तो वो चीज़ मुझे स्टॉप करनी है। अभी मैंने देखा ये आईपी 192 दे रखा है इसको, तो मैं देखूंगा यहाँ पे मेरी ये कौन सी बाउंड्री में लाई करती है। ठीक है, अब 192 की जो आईपी रेंजेस है वो यहाँ पे है, आईपी रेंज से बनी हुई है, और 192 मेरी आईपी है, तो ये वाली बाउंड्री में है। ठीक है, इसकी नेटवर्क लोकेशन मुझे पता चल गया कि इस की आईपीस इस रेंज में है। अब मैं यहाँ पे इसका सेलेक्ट कर लूंगा, और इसका बाउंड्री ग्रुप में यहीं से देख लूंगा ये कौन से बाउंड्री ग्रुप में एडेड है। ये है आईपी रेंज बाउंड्री नोएडा वाले में, तो मतलब ये नोएडा की मशीन है। ठीक है, और ये जा रही है दिल्ली या किसी और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे जा रही है, लेकिन इसको जाना चाहिए यहाँ पे जो भी मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे ना जाके, ठीक है, किसी और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट मैनेजमेंट पॉइंट पे जा रही है, लेकिन इसको जाना है यहाँ पे। और बाउंड्री ग्रुप में किस में एडेड है, इस वाले में एडेड है, ये आईपी रेंज बाउंड्री नोएडा वाले में, ये जो रेंज है, ये जो बाउंड्री है इस मशीन की, ये है यहाँ पे एडेड, नोएडा वाले में एडेड है। ठीक है, यहाँ से मैं देख लूंगा इसके शो मेंबर्स करके, या प्रॉपर्टीज, यहाँ से शो मेंबर करके देख सकते हैं, यहाँ पे एडेड है। ठीक है, आईपी रेंज बाउंड्री, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा तुम्हें अभी, ये अलग से एक नोड बना देता है, यहीं पे दिखाता हूँ प्रॉपर्टीज में, नोएडा वाली की प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पे मैंने देख लिया, ठीक है, यहाँ पे ये वाली एक आईपी रेंज की आईपी है, यहाँ पे रेफरेंसेस में मैंने देखा, हो सकता है किसी ने गलती से यहाँ पे दिल्ली वाला एमपीडीपी डाल दिया हो, यहाँ से मैं उसको रिमूव कर दूंगा, तो फिर ये फिर से इसी पे ही जाएगी, या करेक्ट वाला ऐड कर दूंगा, मान लो किसी ने रॉन्ग ऐड कर दिया तो यहाँ से मैं उसको हटा दूंगा। तो बाउंड्री ग्रुप का दो काम है, साइट असाइन, साइट असाइनमेंट अभी जब हम क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा साइट असाइनमेंट क्या है। साइट कोड ही है ये, आर यू एन मेरा साइट कोड है, तुम लोगों का शायद पी आर आई है ना। तुम अगर अपने इसमें देखोगे ना ऐसे बाउंड्री ग्रुप्स बना के, तो तुम्हें अपना साइट कोड यहाँ पे और नाम दिखाई देगा।
प्राइमरी साइट का तो साइट को साइट असाइनमेंट और नेटवर्क लोकेशन बाउंड्री का बाउंड्री काम। ग्रुप्स का 2 काम है, साइट असाइनमेंट और क्लाइंट का कंटेंट पॉलिसी, और कंटेंट किस एमपीडीपी से आएगा वो, विच क्लाइंट शुड यूज फॉर पॉलिसी एंड कंटेंट। ये देखो ना, बाहरी डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका। कॉन्फ़िगर द बाउंड्रीज दैट आइडेंटिफाई नेटवर्क लोकेशन इन योर हायरार्की। ठीक है, बाउंड्री ग्रुप्स का काम होता है, बाउंड्री ग्रुप कंट्रोल हाउ क्लाइंट लोकेट कंटेंट सर्वर्स एंड मैनेजमेंट पॉइंट एंड डिटरमाइन देयर साइट असाइनमेंट। और यहीं पे तो यहाँ पे भी तो वही ऑप्शंस आ रहे हैं ना। साइट असाइनमेंट, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके अगर देखोगे तो यहाँ पे रेफरेंसेस में 2 ही काम है इसके, बाउंड्री ग्रुप के। साइट असाइनमेंट, जो भी यहाँ पे साइट होगी वो उसको साइट असाइन हो जाएगी, ठीक है, उसी प्राइमरी साइट से। साइट असाइनमेंट का मतलब है किस प्राइमरी साइट से ये मशीन कांटेक्ट करेगी, ठीक है, रिपोर्ट करेगी किस प्राइमरी साइट को। और साइट असाइनमेंट होता है, और एमपीडीपी का क्या बताया आपने? और अ, मतलब उसको पॉलिसी और कंटेंट किस मैनेजमेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से मिलेगा। साइट असाइनमेंट, पॉलिसी असाइनमेंट और कंटेंट। पॉलिसी और कंटेंट किस डीपी से मिलेगा, किस एमपी से मिलेगा, वो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये मशीन उसी एमपी या डीपी से कांटेक्ट करेगी जो यहाँ पे स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो इसके बिना अगर यहाँ पे हमने ये बाउंड्री ग्रुप्स नहीं बनाए हुए हैं तो मशीन को अपने रिसोर्सेज ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। या तो हम मैन्युअली स्पेसिफाई कर दें, या फिर यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, बाउंड्री ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक प्री रेक, क्लाइंट जो हम इंस्टॉल करते हैं उसके लिए। एक अभी मेरी एक्टिव है क्योंकि इस पे क्लाइंट इंस्टॉल्ड है। तो अभी तुम लोग जो अपनी लैब में करोगे, तो जब तुम अपनी मशीन, जैसे मोहित तुम अपनी मशीन देखोगे विंडोज 10 वाली, तो यहाँ पे ऐसे दिखाएगी नो। जैसे मेरी SVR1 एक सर्वर है यहाँ पे, DHCP, वो ऑफ है अभी, उस पर क्लाइंट भी नहीं डाल रखा मैंने, तो ऐसे दिखाएगा नो, उस पर कोई क्लाइंट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, अभी ये मेरा जो CL1 है, ये मशीन है, इसका मैनेजमेंट पॉइंट ये है, एक्टिव डायरेक्टरी साइट ये है, और ये एक्टिव मशीन है एक, इस पे क्लाइंट इंस्टॉल है तो दिखा रहा है यस, और यहाँ पे इसका आइकन है ये। तो इसमें डिफरेंट आइकन्स होते हैं, ये ऑनलाइन का आइकन्स है, एक ऑफलाइन का होता है क्रॉस वाला, ये नो क्लाइंट का है, और एक होता है अननोन। इसका एक ब्लॉग भी है शायद, मैं दिखाता हूँ। मैनेजमेंट पॉइंट का क्या काम होता है? टू प्रोवाइड फॉर क्लाइंट कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड पॉलिसी। अच्छा, जो सारा कम्युनिकेशन चलता है ना एक मशीन का, वो मैनेजमेंट पॉइंट के थ्रू चलता है। मैनेजमेंट पॉइंट से मशीन अपनी पॉलिसीज लेती है, ठीक है, और अपनी इन्वेंट्री सबमिट करती है उसको। बेसिकली जितना भी क्लाइंट कम्युनिकेशन होता है ना, वो मैनेजमेंट पॉइंट के थ्रू होता है, और अपनी लोकेशंस वगैरह सब उसको मैनेजमेंट पॉइंट से मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से मशीन विल गेट द कंटेंट फ्रॉम डीपी, पॉलिसी मिलेगी मैनेजमेंट पॉइंट से, और अपनी इन्वेंट्रीज, हार्डवेयर इन्वेंट्री, सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री भी जो टॉपिक आएगा, वो ये मैनेजमेंट पॉइंट के थ्रू ही अपनी मशीन सबमिट करती है। ठीक है, तो ये 2 मेन कंपोनेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, मैनेजमेंट पॉइंट। बाकी पैचिंग वैचिंग सब मैनेजमेंट पॉइंट नहीं चलेगा तो ये जो मशीन है ये ऑफलाइन हो जाएगी, अगर ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। तो कम्युनिकेट कैसे करती है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि
दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एमपी और डीपी, मैनेजमेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। इनके लॉग फाइल्स भी होते हैं, ट्रबल शूटिंग का भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे अगर ये डाउन हो जाए तो इनको कैसे ट्रबल शूट करते हैं। ठीक है, डीपी का अभी लॉग ऐसे ही लिख लो, डीपी का लॉग होता है distmgr.log। इसका लोकेशन भी वही होता है, सी प्रोग्राम फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर और लॉग्स। तो जितनी भी डीपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है वो आती है distmgr में। डीपी पे कोई कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या कुछ भी हमें चेंजेस कर रहे हैं तो वो सारा रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। ये मैंने कोई पैकेज बनाया होगा, देखो पैकेज, ये सब मैं बताऊंगा कैसे कैसे जब पैकेज आएगा। ठीक है, मैनेजमेंट पॉइंट का लॉग होता है mpcontrol.log। इसका ये हेल्थ चेक होता है हर 5 मिनट में 200 होके, मतलब ये सही चल रहा है। ये एमपीडीपी ट्रबल शूटिंग एक टॉपिक है, उसमें मैं पूरा कवर करूंगा। अभी फिलहाल इतना ही लिख लो कि मैनेजमेंट पॉइंट का लॉग होता है एमपी कंट्रोल, distmgr का लॉग होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का लॉग होता है distmgr। मिनट नोट कर लूँ डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा वाप बैक करना आप। distmgr.log इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का, और एमपी कंट्रोल .log मैनेजमेंट एम पॉइंट के लिए होता है। कंट्रोल नोट कर लिया। ठीक है, बाउंड्री और बाउंड्री ग्रुप। बाउंड्री नेटवर्क लोकेशन, बाउंड्री रिप्रेजेंट्स अ नेटवर्क लोकेशन। बाउंड्री ग्रुप इज यूज्ड फॉर साइट असाइनमेंट, कंटेंट लोकेशन, और जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो वी कैन बाउंड्री असाइन। और बाउंड्री ग्रुप दोनों डिफरेंट है। हाँ, बाउंड्री ये है ना, कंसोल पे देख रहे हो तुम? हम्म। तो मैंने पहले बाउंड्रीज बनाए थे ना, हाँ। ये बाउंड्रीज बनाए थे ना पहले, दो दो ऑप्शन आ रहे हैं ना यहाँ पे, बाउंड्री और हम्म। बाउंड्री ग्रुप्स। बाउंड्री क्या है? नेटवर्क लोकेशन, ये सारी बाउंड्रीज हैं। नेटवर्क लोकेशन। और बाउंड्री ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ बाउंड्रीज है ये अलग अलग। इसमें इसमें सबनेट की बाउंड्रीज मैंने ऐड की थी, हम्म। जो सबनेट वाली बाउंड्रीज है मैंने यहाँ पे ऐड की थी। आईपी रेंज वाली बाउंड्रीज मैंने इसमें ऐड की थी। ठीक है, फिर उसी हिसाब से मैं इनको साइट असाइन कर सकता हूँ, साइट असाइनमेंट, और यहाँ पे मैनेजमेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट असाइन कर सकता हूँ। फिर जो ये जो रेंज की मशीन्स है ना, ये जो रेंज की मशीन्स है ये इन्हीं सर्वर से कांटेक्ट करेगी, बाकी सर्वर, बाकी एमपीडीपी से कांटेक्ट नहीं करेगी। तो मैं इनको रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट पॉइंट या सर्वर एफिनिटी टॉपिक होता है एक। तो इसको पढ़ लेना थोड़ा, मैं इसका ब्लॉग दे दूंगा। जो ये मैंने समझाया है ना, इसको बोलते हैं सर्वर मैनेजमेंट, सर्वर एफिनिटी या मैनेजमेंट पॉइंट एफिनिटी। मतलब वो एक एक सर्वर से कम उस कम्युनिकेट करने के लिए हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मैनेजमेंट पॉइंट एफिनिटी एक टॉपिक है, इसी से मैनेजमेंट पॉइंट एफिनिटी। ये मैं ब्लॉग शेयर कर रहा हूँ, इसको पढ़ना है। ये जो ये है ना, ये सारा इसमें कवर्ड है जो भी मैंने बताया है। हाउ क्लाइंट्स फाइंड देयर रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। रिसोर्सेज और सर्विसेज फाइंड करने का मतलब यही है, एमपीडीपी फाइंड करने का। ठीक है, तो ये हो गया रेंजेस और टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। अब क्या है कि कुछ मेथड्स हैं, जैसे मैंने ये क्लाइंट इंस्टॉल किया हुआ है ना इस पे, मेरी मशीन्स पे। अभी अभी क्या है, तुमने सिर्फ डिस्कवर किया, राइट? अभी तुमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। अभी इस क्लाइंट को कम्युनिकेट कराने के लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं। ये तो सारे मेथड्स हैं जिससे मैं यहाँ पे ये मेरी विंडोज 10 क्लाइंट मशीन पे क्लाइंट इंस्टॉल कर सकता हूँ।
ये मेथड है। सबसे पहला है जो मोस्टली यूज होते हैं, वो होता है एक तो क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन, ठीक है। दूसरा होता है मैनुअल। मैनुअल मेथड से हम डोमेन जॉइन मशीन पे भी कर सकते हैं और वर्क ग्रुप मशीन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इंटरव्यूज में काफ़ी पूछा जाता है। मैं जो ये बताऊंगा वो इंटरव्यू और इससे काम से रिलेटेड बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जो भी मैं बताऊंगा वो सब पूछा ही जाता है। टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज पूछी जाती है, बाउंड्री ग्रुप्स का क्या काम होता है वो पूछा जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लाइंट इंस्टॉलेशन मेथड्स पूछ सकते हैं वो। तो ये मेथड्स याद होने चाहिए कौन कौन से हैं। मेजरली कौन कौन से यूज होता है, मेजरली क्लाइंट पुश यूज होता है। और मैं नोट कर लेती हूँ, 1 मिनट। ये सब मैं फाइल सेंड कर दूंगा, पूरी मैंने बना रखी है ना ये। अच्छा ठीक है। ये पूरी फाइल मैं सेंड कर दूंगा, इसमें देख लेना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो क्लाइंट पुश मेथड्स है ये। बाकी हम्म। ऐसा नहीं है कि यही करना है, बाकी तुम अगर सर्च कर लोगे ना क्लाइंट पुश मेथड्स, तो उसमें से डिटेल में पढ़ भी सकते हो। क्लाइंट इंस्टॉलेशन मेथड के अंदर क्लाइंट पुश मेथड आता है ना? क्लाइंट पुश क्लाइंट इंस्टॉलेशन मेथड सेम ही। अच्छा। क्लाइंट पुश मेथड क्लाइंट इंस्टॉलेशन मेथड सेम ही चीज़ है। डिप्लॉय क्लाइंट्स टू विंडोज़, तो इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट का ऐसे ब्लॉग मिल जाएगा तुम्हें, और इसमें से ये सारे मेथड इसमें डिफाइंड है। क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन है ना, इसमें क्या क्या कन्फिग्रेशन चाहिए होती है ये सब मेंशन्ड है इसमें। पोर्ट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं इसमें, सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्टॉलेशन, ग्रुप पॉलिसी इंस्टॉलेशन, मैनुअल इंस्टॉलेशन। तो ये सब मैंने बस शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन जो डिटेल्ड है वो ये है, इसमें सब लिखा हुआ है, मैनुअल इंस्टॉलेशन स्टेप्स, ठीक है। लेकिन होते यही है, क्लाइंट पुश, सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट, ग्रुप पॉलिसी। मेजरली कौन सा यूज होता है, मैनुअल यूज होता है और क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन यूज होता है। क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन जो ये पहला वाला होता है, ये कंसोल से ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे गए, ये मशीन है, इस पे राइट क्लिक किया, ठीक है, ये रहा क्लाइंट इंस्टॉल, तो इसको बोलते हैं क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन, ठीक है। अभी जैसे ये वाली मशीन है मेरी, इस पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, ये किया हमने। अब यहाँ पे देखो क्या करता कह रहा है ये, फॉर क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन टू सक्सीड वी रिकमेंड दैट यू वेरीफाई ऑल डिपेंडेंसीज विच इंक्लूड द फॉलोइंग। मतलब क्लाइंट इंस्टॉल के लिए कुछ डिपेंडेंसीज है जो लिखा, टू सक्सीड वी रिकमेंड फॉलोइंग। तो ये जो डिपेंडेंसीज है, ये अगर फुलफिल होंगी तभी क्लाइंट पुश हो सकता है, क्लाइंट इंस्टॉल हो सकता है मशीन पे, तभी वो ऐसे एक्टिव होगी। और फिर जो ये सारी कम्युनिकेशन है, पॉलिसी रिक्वेस्ट और हार्ट बीट, ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ऐसे क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन सक्सीड तभी होगा जब ये कंडीशंस मेट होंगी। पहली कंडीशन क्या है, द साइट सर्वर कंप्यूटर और अ क्लाइंट पुश अकाउंट इज अ मेंबर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप ऑन द क्लाइंट मशीन। मतलब जो मैं उस दिन ओपन करने का ट्राई कर रहा था ना, एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप होता है हर मशीन पे। तो जो क्लाइंट पुश अकाउंट है, साइट सर्वर का अकाउंट और अ क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन अकाउंट इज अ मेंबर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप ऑन द क्लाइंट मशीन। लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप ऑन द क्लाइंट मशीन कह रहा है वो, ठीक है। तो हम लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप पे अगर जाएंगे, तो यहाँ पे हमें LUSR लोकल लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, यहाँ पे ग्रुप्स में गए और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, ये इसका लोकल एडमिन का, हर मशीन का एक लोकल एडमिन ग्रुप होता है, ये इस मशीन का लोकल एडमिन ग्रुप है, ठीक है। इसमें मैंने, ये प्राइमरी सर्वर मेरा है और ये कॉर्प एडमिनिस्ट्रेटर मेरा वो अकाउंट है जिससे मैंने SCCM वगैरह सेटअप किया है, ठीक है। तो ये मेरा प्राइमरी सर्वर मैंने यहाँ से ऐड किया हुआ है, यहाँ पे जाके ऐड किया हुआ है ऐसे करके।
इस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन देखो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर हैव कंप्लीट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द कंप्यूटर एंड डोमेन। तो ये वो ग्रुप है, अगर इस ग्रुप में किसी को ऐड कर दोगे तो उसको एक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल जाएगा इस मशीन पे। इसीलिए एससीसीएम को इस मशीन पे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिले, इसीलिए उसका नाम यहाँ से ऐड में जाके और ऑब्जेक्ट टाइप में सिस्टम कंप्यूटर्स किया, और प्राइमरी के नाम से अगर मैं सर्च करूंगा तो ये मेरा प्राइमरी सर्वर, ये मेरा एससीसीएम सर्वर है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो जो इस ग्रुप में ऐड होगा उसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा इस मशीन पे, क्लाइंट मशीन पे, इसीलिए मैंने उसको ऐड किया। तो यही पहला पॉइंट यहाँ पे ये बता रहा है कंडीशंस में कि साइट सर्वर कंप्यूटर अकाउंट और क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन अकाउंट इज अ मेंबर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप ऑन द क्लाइंट मशीन। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ है जो मैंने अभी दिखाया। दूसरा पॉइंट है द साइट सर्वर कैन रिजॉल्व द कंप्यूटर नेम फॉर द क्लाइंट एंड एक्सेस द एडमिन डॉलर शेयर। एडमिन डॉलर शेयर क्या होता है? सी विंडोज का एक्सेस। अब हमने इस सर्वर को इस क्लाइंट मशीन पे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस तो दे दिया, अभी हमें देखना है कि ये इसका एडमिन डॉलर शेयर एक्सेस कर पाता है नहीं। एडमिन डॉलर शेयर का मतलब होता है इस मशीन का सी विंडोज का एक्सेस। ठीक है, अभी इसका इस मशीन का आईपी क्या था? 192.168.109 है आई थिंक, 192.168। तो एडमिन डॉलर कैसे चेक करते हैं? दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये है CL1 डॉलर एडमिन डॉलर, ऐसे करके। मेरा सिस्टम फ्रीज हो गया लगता है। अब ये मैं एससीसीएम सर्वर पे हूँ, मुझे चेक करना है ये इस मशीन की सी विंडोज फोल्डर यहाँ से ये सर्वर एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये मैंने ट्राई करा है, यहाँ पे ऐसे ये लिखा और एंटर किया एडमिन डॉलर, तो ये मुझे डायरेक्टली इसने इस मशीन का सी विंडोज का जो फोल्डर होता है वो खोल दिया, ये वाली क्लाइंट मशीन का। तो इसका मतलब इसको एक्सेस है। अब इसको यहाँ पे एक्सेस इसीलिए चाहिए क्योंकि ये कुछ फाइल्स कॉपी करता है। जब क्लाइंट इंस्टॉल होता है ना, तो यहाँ पे सी विंडोज, यहाँ पे ये ऐसे एक फोल्डर अपने आप बनाता है CCM सेटअप, और ये फाइल्स कॉपी करता है। इसीलिए SCCM सर्वर को एडमिन डॉलर का एक्सेस चाहिए ताकि ये फाइल कॉपी कर सके और क्लाइंट इंस्टॉल हो सके। ठीक है, ये दूसरा प्री रह गया एडमिन डॉलर शेयर। एडमिन डॉलर शेयर मतलब सी विंडोज का एक्सेस, सी विंडोज फोल्डर का एक्सेस। डिफेंडर फायरवॉल के रूल्स होते हैं, वो सब कन्फिगर होना चाहिए, लेकिन हम क्या अपने टेस्ट एनवायरनमेंट में कर रहे हैं कि हम ऑफ ही कर देते हैं फायरवॉल को। मेरा इसका फायरवॉल ऑफ होगा, जैसे मैंने तुम लोगों का भी फायरवॉल ऑफ कराया था, तो फायरवॉल ऑफ कर देते हैं। मैनेजमेंट पॉइंट इज ऑपरेशनल। ठीक है, अब ये क्योंकि इसमें क्लाइंट इंस्टॉलेशन में क्या होगा कि क्लाइंट इंस्टॉल होता है, फिर वो रजिस्टर होता है, तो इन एक इंटरेक्शन होता है एससीसीएम के और मैनेजमेंट पॉइंट इसके क्लाइंट मशीन के बीच में। अब मैनेजमेंट क्लाइंट मशीन और एससीसीएम के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो मैनेजमेंट पॉइंट के थ्रू होता है, इसीलिए इसका फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट पॉइंट इज ऑपरेशनल। ये ऑपरेशनल होना चाहिए। ये ऑपरेशनल है या नहीं उसके लिए हम देख सकते हैं mp-control.log, जो मैंने ये बताया था। उस लॉग में कोई एरर नहीं है, मतलब ये सही है, मैनेजमेंट पॉइंट हमारा ऑपरेशनल है। ठीक है, ये हो गए इसके प्रीरेक्स, और थोड़े बहुत और भी हो सकते हैं, वो मैं फाइल में दिखाता हूँ। क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन अभी हमने यही देखा है। क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन जो कंसोल से हो रहा है उसी के बारे में मैंने बताया। मेजरली दो यूज होते हैं, ये और ये, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और बता दूंगा। अभी सिर्फ हम पहले वाला देख रहे हैं, क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन मेथड। ठीक है, प्रीरेक्स वही वाले हैं। क्लाइंट पुश अकाउंट शुड बी कॉन्फ़िगर्ड, मैं दिखाता हूँ ये कहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है।
एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, साइट्स में जाते हैं और प्रॉपर्टीज, नहीं प्रॉपर्टीज में नहीं है, सेटिंग्स में क्लाइंट इंस्टॉलेशन सेटिंग्स, ठीक है, यहाँ से क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन। इसीलिए देखो यहाँ पे ये कंसोल में भी इसका नाम यही आ रहा है ना, क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन, तो इसीलिए इसको क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम भी यही आ रहा है। दूसरा यहाँ पे ये भी आ रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट पॉइंट बेस्ड इंस्टॉलेशन, ये दूसरा मेथड है जो कि उससे होता है, सॉफ्टवेयर पैकेजेस से होता है, जैसे अपडेट्स जाते हैं वैसे होता है, तो हम अभी वही देख रहे हैं पहले वाला। तो यहाँ पे एक अकाउंट मेंशन करना पड़ता है, यहाँ पे ये मेरा एक ही अकाउंट है यहाँ पे, तो मैंने यही मेंशन किया हुआ है। बाकी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेपरेट अकाउंट है तो क्लाइंट पुश के लिए वो यहाँ मेंशन करना पड़ता है। तुम्हारी लैब्स में सेटअप कराऊंगा मैं सारी चीज़ें, तो तुम्हें पता लग जाएगा कैसे कैसे सेटअप करना है। ये एडमिन डॉलर शेयर ये यहाँ से भी टेस्ट करता है, नेटवर्क शेयर है ना, यहाँ से मशीन का एडमिन डॉलर शेयर हम टेस्ट कनेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, फाइल एक्सप्लोरर से जो मैंने किया था ये एडमिन डॉलर, यहाँ से भी कर सकते हैं टेस्ट कनेक्शन। तो ये अकाउंट मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। ये वाला अकाउंट शुड बी कॉन्फ़िगर्ड। एडमिन डॉलर का मतलब सी विंडोज का एक्सेस, ये हमने चेक कर लिया। WMI का एक्सेस, जब हम इस मशीन पे दे देते हैं एक्सेस, तो WMI का एक्सेस भी मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमने उसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस वाले ग्रुप में ऐड किया हुआ है। कुछ पोर्ट्स होते हैं जो ओपन होने चाहिए, एक होता है एसएमबी पोर्ट, एसएमबी पोर्ट के थ्रू ये 445 होता है एसएमबी पोर्ट, इसके सर्वर मैसेज ब्लॉक कैप, ये एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, जिससे ये सर्वर जो है कुछ फाइल ट्रांसफर करता है यहाँ पे SCCM से क्लाइंट मशीन पे, यहाँ पे CCM सेटअप में ये फाइल ट्रांसफर होती है जिससे क्लाइंट इंस्टॉल होता है। उसके लिए SMB प्रोटोकॉल चाहिए होती है। RPC रिमोट प्रोसीजरल कॉल एक पोर्ट होता है 135, रिमोटली कुछ प्रोसीजर्स कॉल करने के लिए ये पोर्ट ओपन होना चाहिए। डायनेमिक पोर्ट रेंज होती है, ये ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये प्रीरेक्स हो गए। तो अगर इंटरव्यू में पूछता है कि प्रीरेक्स मेथड्स पूछ सकता है, क्लाइंट इंस्टॉलेशन मेथड्स क्या होता है, ये होते हैं। प्रीरेक्स क्या होते हैं, एक मशीन को क्लाइंट इंस्टॉल करने के लिए ये सारे होते हैं। क्लाइंट पुश अकाउंट शुड बी कॉन्फ़िगर्ड, एडमिन डॉलर का एक्सेस, WMI एक्सेस, SMB पोर्ट 445 ओपन होना चाहिए, RPC रिमोट प्रोसीजरल कॉल इसका फुल फॉर्म होता है, वो पोर्ट ओपन होना चाहिए, और डायनेमिक पोर्ट रेंज ये ओपन होना चाहिए। ये नेटवर्क का काम है सिर्फ सब करके देना। अगर फेल हो रहा है तो हमें नेटवर्क टीम को बोलना है, वो लोग चेक करेंगे कि ये क्यों फेल हो रहा है। हम भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं, हो सकता है हमारे अकाउंट का प्रॉब्लम हो, जो हमने अकाउंट ऐड किया हुआ हो सकता है उसको एक्सेस ना हो, लेकिन ये संदीप, 445 जब हम इंस्टॉल कर रहे थे SCCM, तो उसमें ही जो प्रीरेक्स आए थे जो 1 से 52 तक इंस्टॉल हो रहा था, ये वही सारे हैं। 1 से 52 तक वो प्रीरेक्स नहीं कर रहे थे हम इंस्टॉल, जो फोल्डर एक बनाया था वो जिसमें तो सारी SCCM फाइल्स इंस्टॉल आ गई करने के थी। लिए है ना, ये क्लाइंट हाँ, इंस्टॉल करने के लिए है। तो ये प्रीरेक्स अलग होते हैं। हाँ, उसका काम भी तो अलग है ना। यहाँ पे तो हमने SCCM इंस्टॉल किया था, SCCM के अलग तो हैं। प्रीरेक्स क्या होता है? प्रीरेक्स का मतलब होता है प्री रेक्विजिट्स, मतलब किसी काम को करने के लिए कुछ कंडीशंस, रिक्वायरमेंट, कुछ ओके। डिपेंडेंसीज रिक्वायरमेंट्स। हाँ, तो ओके। ज्यादातर जो टर्म यूज होता है ना, हम्म। प्री रेक्विजिट्स, प्रीरेक्स, यही यूज होता है इंटरव्यू में भी। ओके, ओके। इंटरव्यूज में वो ऐसे ही करेंगे, यही डिपेंडेंसीज, ओके, फॉर कंडीशंस। डिफरेंट डिफरेंट प्रीरेक्स होते हैं। हाँ, तो SCCM इंस्टॉल करने के लिए अलग है, वो सब तो अलग चीज है, लेकिन अगर हम एक ही क्लाइंट इंस्टॉल उसके कर लिए रहे हैं ना। क्या प्रीरेक्स थे, कुछ है? क्या? उसके SCCM इंस्टॉल करने के लिए प्रीरेक्स कौन से थे? यही तो थे सब जो वो जो मैंने ADK डाउनलोड वगैरह जो कराए हमने हैं। सब किया था, हाँ, वो सब डाउनलोड करने के स्कीमा लिए। एक्सटेंड वगैरह, वो सब प्रीरेक्स ही थे उसके।
हाँ, SCCM इंस्टॉलेशन के, हाँ। ओके और ये क्लाइंट इंस्टॉलेशन के हैं, ओके। क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन के लिए हैं। बाकी अगर ये मैट है तो बाकी सारे पे भी सॉरी काम करता है। ठीक तो कोई भी अगर क्लाइंट क्लाइंट मशीन SCCM से कम्युनिकेट करने के लिए ये सारे काम हमें पहले करने पड़ेंगे, ठीक। ठीक है, नहीं तो वो एरर आ जाए। अभी मैं मोहित की मशीन पे ना बिना ये सब किए, बिना ये सब हम्म। सेटअप किए हम क्लाइंट इंस्टॉल करके देखेंगे, देखो फिर एरर आएगा उसके सर्वर पे। तो वो फिर वन बाय हाँ, वन वो जब हम, रिक्वायरमेंट, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो हाँ, फिर जब हम ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स और ये नहीं। प्रीरेक्स करते चले जाएंगे ना, फिर क्लाइंट इंस्टॉल हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो ये प्रीरेक्स हो या। गए। कुछ सेटिंग्स होती है इंपॉर्टेंट, जैसे बाउंड्री ग्रुप्स। हम्म। बाउंड्री ग्रुप्स मैंने बताया वो सेटअप होना चाहिए। SCCM मस्ट हैव लोकल एडमिन राइट्स ऑन क्लाइंट। लोकल एडमिन राइट्स के लिए इसके लोकल जो ये ग्रुप है LUSR MGR जो हमने किया, लोकल एडमिन ग्रुप में SCCM को ऐड कर देते हैं, जिससे SCCM को इस मशीन पे परमिशन मिल जाए। ठीक है, और एडमिन डॉलर शुड बी एक्सेसिबल, ये हम देख ही चुके हैं। फायरवॉल एक्सेप्शंस अभी हमने ऑफ ही किया हुआ है फायरवॉल, लेकिन एक्सेप्शंस के लिए ये WMI एक्सेस वगैरह सब होना चाहिए। फाइल प्रिंटिंग और शेयरिंग वाला ऑप्शन इनेबल होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट यार, गेट पे कोई आया है, अभी आता हूँ। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद ये कुछ पोर्ट्स और होते हैं, जैसे पोर्ट 80 और 443। ठीक है, TCP पोर्ट 10123 नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए होता है। पोर्ट 80443 होता है, जो ये मशीन्स कम्युनिकेट करती है ना, तो ये HTTP के थ्रू करती हैं। जो भी तुम कम्युनिकेशन देखोगे IAS की, IAS में हमने जो देखा था ना, वर्चुअल इसकी मैनेजमेंट पॉइंट की वो बनती है वर्चुअल डायरेक्टरीज, तो उन पे सब पे IAS के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन होता है वो HTTP पे होता है। तो ये पोर्ट 80 यूज होता है वहाँ पे। चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ पर कह रहा हूँ मैं। हमने IAS इंस्टॉल किया था, राइट। इसमें अगर हम IAS में जाते हैं तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो मैनेजमेंट पॉइंट से होता है। मैनेजमेंट पॉइंट के थ्रू कम्युनिकेट करती है मशीन। तो इसका जो पोर्ट है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये वाला ब्राउज एट HTTP पोर्ट 80। ठीक है, इसीलिए ये पोर्ट ओपन होना चाहिए 80 HTTP पे कम्युनिकेशन के लिए। रिमोट कंट्रोल के लिए एक TCP पोर्ट होता है 2701। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, पता होने चाहिए बस। इंपॉर्टेंट जो प्रीरेक्स हैं वो यही हैं, ये वाले जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, ये वाले, ये तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, बाकी चल जाएगा। और ये सर सब वही है फिर, HTTP HTTPS 8443 या फिर 8530 और 8531, ये पोर्ट्स होते हैं। पुराने वर्जन्स में क्या होता था, 80 यूज़ होता था, लेकिन अब 8530 यूज़ होता है। 443 और 8530 ये WSUS के पोर्ट्स हैं। वहाँ पे 80 भी यूज़ कर सकते हैं WSUS में, लेकिन
8530 और 8531 यूज होता है। IAS में यही होता है 80 और 443। ठीक है, बस इतना ही है। ये प्रीरेक्स होते हैं कुछ, और सेटिंग्स जो हमें SCCM पे करनी होती है, जिससे हमारा क्लाइंट कम्युनिकेशन, ये वन टाइम ही होती है, एक बार कर दो नए एनवायरनमेंट में, उसके बाद दोबारा ये करने की ज़रूरत नहीं है, फिर चलता रहता है। फिर क्लाइंट इंस्टॉल करोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब सर्वर साइड से जैसे ही हम क्लाइंट इंस्टॉल करते हैं, उसका पूरा एक फ्लो है। ये तो सिर्फ प्रीरेक्स हो गए, फ्लो ये है, फ्लो मैं कल बताऊंगा। इसमें लॉग्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये पूरा एक फ्लो है। क्लाइंट पहले इंस्टॉलेशन प्लस रजिस्ट्रेशन, टू पार्ट्स में होता है क्लाइंट इंस्टॉल। क्लाइंट फ्लो का जो पार्ट है, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन इंस्टॉलेशन प्लस रजिस्ट्रेशन हो गया, और यहाँ पे लॉग्स होते हैं सर्वर साइड। SCCM सर्वर से हम जब पुश करते हैं तो देखते हैं ccm.log, और विंडोज़ का जो ये हमारा क्लाइंट मशीन है, यहाँ पे दो लॉग्स देखते हैं, CCM सेटअप और क्लाइंट MSI.log। रजिस्ट्रेशन का ये लॉग होता है, रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस है। तो ये मैं कल कवर करूँगा। आज हमारा प्रीरेक्स हो गया, और क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज ग्रुप, बाउंड्री ग्रुप्स, ये सब इसका प्रीरेक्स में ही आता है एक तरह से। उसके बाद जब हमारा क्लाइंट इंस्टॉल हो जाएगा, फिर मशीन ये SCCM डायरेक्टली विंडोज़ 10 से कम्युनिकेट कर सकती है। इससे ऐसी इसको पॉलिसी भेजेगी, ये इसको अपनी इन्फॉर्मेशन भेजेगा, वो उसके बाद का टॉपिक है। एक बार क्लाइंट इंस्टॉल हो जाए, फिर ये पॉलिसी वाला पार्ट फिर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स उसके बाद। तो मोहित, अपना स्क्रीन शेयर करो अगर तुम्हारा नेटवर्क अलाउ करे तो वैसे। बस मुझे ये दिखाना है ऑप्शंस क्या क्या आते हैं। जैसे इस पे करेंगे ना अगर, तो ओके। ये सब तो हमने कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे जो जो भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे अलाउ क्लाइंट सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल्ड और डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर पे हम नहीं करते हैं, तो अगर अलाउ करना है उसके लिए अलग ऑप्शन है। ये इंस्टॉल नहीं करता डोमेन कंट्रोलर पे, अगर करना है फिर भी तो इसको अलाउ करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है ऑलवेज इंस्टॉल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, और अगर पहले से इंस्टॉल्ड है उसको अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से इस बटन को चेक कर सकते हैं। तो ये पूछेगा ठीक है, आर यू वांट टू प्रोसीड, और ये सब चीज़ें, उसको यस कर देना। अगर फ्रेश इंस्टॉल है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन तभी यूज़ होता है अगर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हमें उसको रिपेयर वगैरह करना है। तो नया इंस्टॉल करना है सिर्फ ये स्क्रीन टाइप यहाँ से विजिबल नहीं चूज़ है करो। संदीप, हाँ, स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरी। ये तो मैंने शेयर किया ना भैया। अच्छा, तो चलो तुम करो फिर शेयर, मैं तुम्हारी स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ। विजिबल है भैया स्क्रीन? हाँ हाँ हाँ, हाँ, विजिबल है। तो विंडोज़ 10 अपना रन कर लो एक बार। विंडोज़ 10 वाली मशीन ऑफ पड़ी हुई है। वैसे उसका कनेक्शन का अभी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल तो, लेकिन कर लो रन, स्टार्ट कर लो उसको। अपने SCCM सर्वर पे जाओ एक बार। कंसोल ओपन कर लो SCCM का। अभी ये सब जो प्रीरेक्स है ना, जो मैंने बताया है, बाउंड्री ग्रुप्स, क्लाइंट इंस्टॉलेशन अकाउंट, ये हमें पहले करने पड़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मैं डायरेक्टली वही करूँगा, इंस्टॉल करेंगे डायरेक्टली, कुछ करेंगे नहीं, और देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, कुछ एरर्स आएंगे तो वो लॉग में भी दिखाएगा कि क्या एक्सेस नहीं कर पा रहा, क्लाइंट इंस्टॉलेशन अकाउंट इज़ नॉट सेट, सारी चीज़ें वो दिखा देगा। 2 बार खुल गया क्या नीचे? एक बंद कर दो। कनेक्टिंग टू साइट डेटाबेस।
प्रियंका आज बना लेना अपना विंडोज 10 मशीन, क्योंकि फिर ओके। क्लाइंट इंस्टॉल भी करना है ना, क्योंकि फिर टॉपिक पीछे रह जाएगा तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं, मैं नहीं कर आज कर पाओगे। लूंगी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछ लेना। शाम को मैं 7:30 फ्री रहता हूँ। 7 से 7:30 मेरी एक मीटिंग होती है, उसके बाद मैं तो मैं 8-9 बजे के बाद ही फ्री होंगी रात में, उसके बाद में। 8-9 बजे तो फिर चलो, तुम देखना, नहीं होता तो कल मैं बता दूंगा। ठीक है। उसमें कोई, जब एज़्योर में बनाएंगे तो कोई इमेज तो नहीं ऐड करनी होगी? वो ही सेलेक्ट करनी होती है जो पिछली बार हमने 19 की थी, इस बार तो विंडोज 10 सेलेक्ट कर लेना या तो वो 11 जो सेलेक्ट मैंने कर लेना। डाउनलोडेड है वही वाली, हाँ, जो डाउनलोड किया था मैंने विंडोज 10 का। उसका तो कोई यूज ही नहीं है ना। तो एज्योर फिर में तो बस इसमें, अच्छा, इसमें सेलेक्ट तो करना खुद है। से ही आ जाएगा। हाँ। हाँ, वो ड्रॉप डाउन में आता है ना, विंडोज सर्वर 19 सेलेक्ट किया तो 10 कर लेना। स्पेस हमें कितना देना होगा? स्पेस वो मशीन को ज्यादा नहीं चाहिए, मिनिमम दे देना। ठीक है, 10 GB। नहीं, वो रैम रैम और उसका कॉम्बिनेशन होता है ना ड्राइव का, तो मिनिमम दे देना उसको जितना भी है। ठीक ठीक है। है। अब देखो, वो तुम्हारा विंडोज, हाँ, ये PS1 नहीं, तुम्हारा वो कहाँ है विंडोज 10 मशीन? तुम कह रहे डिस्कवर हो गया, वो कहाँ डिस्कवर हुआ? नहीं भैया, डिस्कवर नहीं किया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, डिस्कवर नहीं किया। तो फिर उसको डिस्कवर करना पड़ेगा, मैं तभी बता पाऊंगा। तो एक काम करो, डोमेन जॉइन तो है ना वो मशीन? हाँ, डोमेन ज्वाइन तो कराया था शायद। ठीक है, तो फिर एक काम करो, डिस्कवरी रन कर दो अच्छा। आज, बाकी मैं कल बताऊंगा। एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, डिस्कवरीज किए थे एनेबल, डिस्कवरी मेथड्स। हेलो, मोहित, आवाज आ रही है? प्रियंका, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आवाज आ रही है भैया?